resolving power of an optical instrument. What is meant by resolve? Resolve करने का मतलब है कि अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं डिस्टेंस बढ़ाते चला जाऊंगा और बहुत दूर ले जाके उठाकर पूछूंगा, then you may not be able to tell कि ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या लगेगा ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने एक लेटर लिखा H और एक लेटर लिखा A, इसको अगर आपको रीड आउट करना है तो हमारी प्रोसेस क्या है? What we see, there is a white line, there is another white line, and there is a black space here, and there is a black space here. ये दोनों जगह पर ब्लैक स्पेस है और ये दोनों जगह पर व्हाइट है, इसलिए आपको ये लेटर पहचान में आ रहा है कि ये लेटर है A। अच्छा, अगर इसकी जगह ये ब्लैक 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 बीच में व्हाइट ऐसा ना होके इसको हम ऐसा कर दें, विच लेटर इज दिस? यू कांट टेल। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। ये इसको ऐसा होना चाहिए और इसको ऐसा होना चाहिए, देन यू विल से दिस इज ए। तो ए में देखने के लिए आपको ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कितनी लाइनें दिखनी चाहिए? दो। अगर ये दोनों मिलकर एक लाइन बन गई, ये दोनों मिलकर अगर एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि ये लेटर कौन सा है। ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की, आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक पावर होती है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को दो देख सकते हैं। कैसे दो देखते हैं? एक ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ठीक है, तब हमको सेपरेट दिखते हैं। अगर पूरा एक जैसा ब्राइट दिखेगा देन वी कैन नॉट काउंट। यहां से अगर हम आपको कहेंगे कि चंद्रमा पर जो गड्ढा बना हुआ है नदी जैसा, ऐसे काउंट करिए कितने, वी कैन नॉट काउंट, क्योंकि यहां से हमको वो पूरा सिंगल दिखता है। तो हम उसे ये कहेंगे वी कैन नॉट रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करना क्या हुआ? सीइंग टू ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट। सो वी विल राइट what is meant by resolving power. Resolving power of an instrument is its power to see two adjacent objects as separate. Two adjacent objects as separate. ये मैंने यहां पर लिखा है, इसको आप क्यों पढ़ पा रहे हैं? बिकॉज यू आर एबल टू रिजॉल्व इट। और अगर इसकी जगह पर कोई इसको अगर टीवी स्क्रीन पर देख रहा है या कंप्यूटर मॉनिटर पे देख रहा है और दूर जाकर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? इस तरह से। जैसे अभी अगर हम आपसे कहेंगे कि इस बुक में क्या लिखा है, इसको पढ़िए, आप नहीं पढ़ सकते पर मैं पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सब लाइनों को सेपरेट सेपरेट देख रहा हूं, आप उन लाइनों को सेपरेट सेपरेट नहीं देख पा रहे। दिस इज रिजॉल्विंग पावर। अच्छा, अब ये रिजॉल्विंग पावर को हम लोग आगे स्टडी करते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऐसा क्यों होता है कि यहां पर ए लिखा हुआ है
ओ लिखा हुआ है, इन सब को मैं देख सकता हूं पर दूर से आप नहीं देख सकते। इसका रीजन हम लोगों ने पिछली क्लास में कल पढ़ा है। इसका रीजन क्या होता है? लेट अस स्टार्ट विद द आई माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हर एक में ये रीजन एप्लीकेबल होगा, जिसमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से लाइट जाकर सामने स्क्रीन में डायग्राम बनाती है। इसमें डिफ्रैक्शन काम करता है और हमने ये देखा है डिफ्रैक्शन में कि फिनोमिना क्या होता है डिफ्रैक्शन में। इफ दिस इज द ओपनिंग देन हियर द ओपनिंग विल बिकम लार्जर। इस पूरे में लाइट आ गई। ओके, नाउ दिस इज ए इसको हम लोग बनाते हैं ब्लैक स्पॉट। दिस इज ए ब्लैक स्पॉट, दिस इज ए ब्लैक स्पॉट। ये 3 ब्लैक स्पॉट है। इन तीनों ब्लैक स्पॉट्स को हम काउंट करना चाहते हैं दूर से, और यहां पर हमारी आई की ओपनिंग है। ये आई की ओपनिंग है, इधर स्क्रीन है, व्हाट वी कॉल इज रेटिना। ये वाली यहां से लाइट जाती है, यहां से जो लाइट जाएगी, ये लाइट जब इसमें एंटर करेगी डिफ्रैक्शन होगा एंड दिस विल मेक ए, ये इसने अपना एक सेंट्रल मैक्सिमा बनाया। कहां बनाया? इसको मैं लाइन को और थोड़ा ज्योमेट्रिकली करेक्ट करता हूं। यहां जितना विड्थ है इससे ये वाली विड्थ ज्यादा होगी, ये हम लोगों को मालूम है। दिस विल बी लाइक दिस। ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ये वाली ओपनिंग का सेंट्रल मैक्सिमा, इसको भी बनाते हैं। इसने अपना सेंट्रल मैक्सिमा बनाया यहां पर। ये सेंट्रल मैक्सिमा इस गैप का है और ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा ये ऊपर वाले गैप का है। अब ये हमारी आइस की स्क्रीन है। आइस की स्क्रीन में बताइए यहां पर लाइट है कि नहीं है? क्योंकि यहां मैक्सिमा बन रहा है। ये जगह कैसी है? ब्राइट 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 ब्राइट। और ये जगह नहीं ब्राइट। इसका मैक्सिमा यहां से यहां तक फैला हुआ है, तो ये भी कैसा है? ब्राइट। यहां से लेके यहां तक क्या है? ब्राइट पूरा। तो इसने बनाया ब्राइट, इसने बनाया ब्राइट, और हमको पूरा क्या दिख रहा है? ब्राइट, और बीच का ब्लैक है। अब जब हम इधर देखते हैं तो हमको यहां से लेके यहां तक पूरा क्या दिखता है? ब्राइट, बीच का ब्लैक नहीं दिखता। ये हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हल्का सा डार्क दिखेगा यहां पर, लेकिन पूरा हमको ब्राइट दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों के सेंट्रल मिनिमा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ये चौड़ा हो गया, ये चौड़ा हो गया, तो ज्यादा विड्थ हो जाने से दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं और बीच का डार्क स्पॉट खाली। तो हमको यहां पर हम इसको 2 काउंट नहीं कर पाते। हमसे कोई पूछेगा कि यहां पर कितने ब्राइट स्पॉट है, तो हम क्या बोलेंगे? एक ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि हमको तो पूरा एक ही दिख रहा है। हाँ, अगर हम आगे आ गए और यहां पर आगे आने से हमारी सेटिंग इस तरह की हो गई कि ये ब्लैक स्पॉट है, ये दूसरा ब्लैक स्पॉट है, ये तीसरा ब्लैक स्पॉट है, यहां पर ओपनिंग है। दिस इज ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ आवर प्यूपिल। आंख की ये ओपनिंग है, और यहां से ये डिफ्रैक्शन हुआ, यहां से ये डिफ्रैक्शन हुआ। अब यहां से यहां तक क्या है? ब्राइट, और यहां क्या बना? डार्क। इधर ब्राइट और यहां क्या बना? डार्क। और ये पूरा कैसा है? डार्क।
ब्राइट ब्राइट डार्क। अब हमको समझ में आ गया कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। कितनी ओपनिंग्स हैं, दो। एक की लाइट यहां, एक की लाइट यहां, क्योंकि बीच में डार्क है। यहां पर क्या हो रहा था, बीच में डार्क पॉइंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ब्राइट है। तो हमको कितने ब्राइट दिख रहे थे, एक। तो यहां पर हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं और यहां पर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ये रीजन होता है कि दूर से हम दो चीजों को दो नहीं देख पाते हैं, हमको वो चीज एक ही दिखती है। जैसे इसको आप नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक लाइन ऐसे खींची हुई है, इसके इधर ब्राइट है, इधर ब्राइट है। ये दोनों ब्राइट जब आंख में आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, बहुत नजदीक नजदीक है, दोनों ऐसे हो जाते हैं तो ओवरलैप कर जाते हैं। और जब इसको हम नजदीक लाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं ऐसे। एंगल कम बन, ये वाला एंगल बढ़ गया, उसके कारण इसका व्हाइट इधर, इसका व्हाइट इधर, और ये बीच का ब्लैक हमको दिखता है। ठीक है, दिस इज रिजॉल्विंग। और अगर हमको किसी चीज को क्लियर देखना है तो हमारी रिजॉल्विंग पावर कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व कर सके। और अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इस कपड़े को देख रहे हैं, ये आपको कपड़ा दिखता है, लेकिन आपको इसका एक एक धागा नहीं दिखता है। हम सबको मालूम है धागे से बना है, लेकिन धागे से नहीं दिखता है। और अगर यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा लगाएंगे तो क्या होगा, एक एक धागा उसका दिखेगा सेपरेट। एक धागे से ब्राइट निकलती है, दूसरे से ब्राइट निकलती है, और बीच में डार्क है, और वो उसको हम इतना बड़ा कर देते हैं कि ये वाला डार्क हमारी आंख में बनता है। अभी ये नहीं बन रहा है, ठीक है, तब हम उसको सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से हम यही काम करते हैं। बड़ी छोटी चीजें जब हम उसको बड़ा करते हैं तो हमको सेपरेट सेपरेट दिखने लगती हैं। तो माइक्रोस्कोप की कौन सी पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा करना या अलग अलग करना? अलग अलग करना, क्योंकि हम चीजों को पहचानेंगे तब जब वो अलग अलग होगी। सो रिजॉल्विंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने आपको मोबाइल पर एक फोटो दिया और उसको फोटो को बोला कि इसको बड़ा करके देखो, और आपने इसको बड़ा करके देखा, और आप जानते हैं कि इस तरह की फोटोज जब आप बड़ी करके देखते हैं तो ये एक फोटो आप इसमें देख रहे हैं, पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? ओके, ये मिसेस बेन है कोटा की, और ये अभी अभी मिसेस इंडिया चुनी गई। ठीक है, ये हम लोगों के स्कूल नहीं, यहाँ कोरबा में ये पिछले 30 साल से है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं। हम लोग तो जानते हैं क्योंकि बहुत पुराने से। तो हाँ, अब इस फोटो को अगर आप ऐसे बड़ा करते जाएंगे तो बाद में जाके क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फोटो फट रही है। दैट मीन्स हम उसके एक एक पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। बालों को अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो इसको जितना बड़ा करेंगे अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो बड़ा करने से हम क्या बना रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर क्या इंक्रीज कर रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर का मेजरमेंट किस तरह से करना है, रिजॉल्विंग पावर के मेजरमेंट में हमको ये करना है। देखिए, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहे। ये भाषा आप समझ रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस, ये व्हाइट और ये व्हाइट, इस डिस्टेंस को हम बढ़ा दें, ये वाला इसके ऊपर जो व्हाइट बनता है, ये वाले ब्लैक को हमने ऐसा बड़ा कर दिया। ये अब ये व्हाइट यहां है और ये वाला व्हाइट यहां, ये दो स्पॉट। यहां से अब हम देखते हैं कि ये ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो इसका सेंट्रल ब्राइट
ये यहां से ऐसा गया और इसका सेंट्रोइड यहां से लेके यहां तक आ गया। यहां ये यहां पर ऐसे पहुंचता है और इसका सेंट्रोइड यहां से लेके यहां तक ऐसे आ गया। ये दोनों के सेंट्रोइड हैं और बीच में क्या है? डार्क डार्क। जहां सेंट्रोइड खत्म होता है वहां क्या होता है? डार्क। नाउ वी कैन सी दिस। क्यों हम इसको देख पा रहे हैं सेपरेट? क्योंकि हमने इन दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये वाला डिस्टेंस बढ़ा दिया। अगर इस डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे, अगर इसको कम करते जाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और धीरे धीरे हमको ये क्या लगेगा? एक जगह ऐसी आएगी जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, then we will not be able to resolve the two. उस समय इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और ये यहां पर कुछ ना कुछ छोटा एंगल बनाएगा। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को पास में लाते जाते हैं तो क्या चीज कम होती है? ये डिस्टेंस कम होता है और ये एंगल कम होते जाता है। ये वाला एंगल, ये एंगल कम होते जाता है। ठीक है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस आता है जब जिसके बाद हम इसको दो ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट देखते हैं। वो डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन। और ये एंगल क्या है? मिनिमम एंगल फॉर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए नोट करिए, there is the minimum distance between two objects so that they can be seen as separate. This is known as minimum separation for resolution. इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो इसके मीनिंग को क्लियर करे। मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन। और उसको हम लिखेंगे डिस्टेंस मिनिमम। इसी तरह से ये क्या है? डेल्टा थीटा। ये कम से कम हमको चाहिए। अगर ये नजदीक आ गया तो ये और छोटा हो जाएगा, अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये हम इसको अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन। minimum angle for resolution. ठीक है, तो ये होता है रिजॉल्विंग। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के साथ में लिंक कर दें तो माइक्रोस्कोप में हम क्या जानते हैं? माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है वो है दोनों लेंस की फोकल लेंथ और हमारे पास होता है मैग्नीफाइंग पावर। ये चीजें हमारे पास रहती हैं। उसके टर्म्स पर क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन मेक द कैलकुलेशंस। उस कैलकुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? तो उस कैलकुलेशन में हमको मालूम है, अगर हम एक लेंस बनाएंगे फिर पहले माइक्रोस्कोप लेते हैं। टेलीस्कोप का एक्शन देखिए। टेलीस्कोप में
ये इसका एपर्चर है, ओपनिंग ए, और इधर से लाइट्स आती, ये लाइट यहाँ पर जाकर ऐसे मिलके इमेज बनाती है और इस इमेज को हम मैग्नीफाई करके आईलेंस से देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल होता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में ये जो एंगल बनता है ये किस पर डिपेंड करता है, किसी डायग्राम में ये दिख रहा है। रेडियन में एंगल कैसे नापते हैं? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये रहा इसका आर्क, कौन? ए, और ये रेडियस फोकल है। तो इसमें अगर हमको इस एंगल को बढ़ाना है तो एपर्चर के साथ इसका क्या रिलेशन है? एपर्चर बड़ा होना चाहिए कि छोटा? बड़ा होना चाहिए। इसलिए टेलीस्कोप का एपर्चर कैसा लिया जाता है? बड़े से बड़ा जितना पॉसिबल हो, सो दैट रिजोल्यूशन इज बेटर। तो इसके लिए जो हम डेल्टा थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, इसमें एपर्चर आएगा नीचे और वेवलेंथ ऑफ द लाइट ये आएगी ऊपर, एंड दिस कम्स टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन ए। ये है डेल्टा थीटा। This is the minimum angle of separation created by a telescope. ये एंगल हमको, ये वाली डेरिवेशन कहां से आई? इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस वही है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला को और अच्छे से स्टडी करके उसमें से डेल्टा थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसके बेसिस पर, तो ये जो डेल्टा थीटा आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि उसमें आपने देखा थीटा कितना सेपरेट होता है। हम लोगों ने किया था पाथ डिफरेंस ए थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो ए किसके बराबर हुआ? ए इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए। उसको हम अच्छा और एग्जैक्ट नापेंगे, देयर आर सर्टेन लॉसेस, और दूसरी चीजें सब लेके वो कितना होता है 0.61 लैम्डा अपॉन ए। तो बना तो उसी से ही है थीटा, और ये थीटा में जाके क्या बनता है? डार्क स्पॉट। तो ये थीटा आगे जाके हमारी आंख में आएगा और रिजॉल्व होगा, एंड दिस विल गिव अस द टू सेपरेट, दोनों अलग अलग हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा। ओके, सो दिस वी कैन मेक आउट विद दोस, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। हमको क्या याद रखना है? मिनिमम एंगल फॉर सेपरेशन कितना चाहिए? 0.61 अपॉन लैम्डा अपॉन ए, सेम लैम्डा अपॉन ए। इस थीटा की हमको जरूरत है। ओके, ये हाँ, तो सेपरेशन बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, तो ए को बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, कम होगा। एक इसमें चाहे तो मिनिमम को इसको हटा दीजिए, एंगल ऑफ सेपरेशन बाय टेलीस्कोप। ओके, ये आ गया। अच्छा, इसमें ए क्या है? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ए को जरा करेक्ट करिए, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है और ये रेडियस है। इस रेडियस को हमने ए माना है, ए, तो ये भी कितना हुआ? ए एंड ए। तो आपको ये फॉर्मूला दो तरह से लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में। कहीं आपको मिलेगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डायमीटर
डी, डायमीटर ऑफ, कई इसको ऐसा लिखते हैं 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय एपर्चर ए। एनसीईआरटी की बुक में इन्होंने दिया है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a, और ये एक क्या चीज है, रेडियस, ये क्या चीज है, डायमीटर, ये क्या मतलब है, एपर्चर, तीनों एक ही चीज है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो 2 से इसका कैंसलेशन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0.61 लैम्डा अपॉन, ठीक है। इसका हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में थीटा कितना होता है, दैट इज लैम्डा अपॉन डी। उसमें थोड़ा सा और करेक्शन किया तो कितना हो गया, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इसी 1.22 लैम्डा अपॉन डी से क्या बना है, 0.61 लैम्डा अपॉन ए। ये है मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू सी द टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। ये हमको चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, रेडियस अपना एपर्चर पर और वेवलेंथ, तब हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये मिनिमम सेपरेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, दिस इज मिनिमम एंगुलर सेपरेशन टू रिजॉल्व। अगर इससे कम हो गया एंगल तो हमको दोनों चीजें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है कि अगर ये थीटा कम हो गया तो क्या होगा, दो ब्राइट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे और हमको वो पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर ये मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? अब रिजॉल्विंग पावर का इसके साथ रिलेशन देखिए। एक टेलीस्कोप है जो 2 डिग्री पर सेपरेट दिखा सकता है, 2 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो जो चीजें ऐसे 2 डिग्री पर डिस्टेंस पर है, 2 डिग्री, उनको वो क्या दिखाएगा, सेपरेट। लेकिन अगर 1 डिग्री पर है तो एक ही दिखा देगा। अच्छा, एक दूसरा टेलीस्कोप हम लाए, वो और ज्यादा पावरफुल है, वो क्या करता है, एक एक डिग्री पे 1 डिग्री पे जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अलग अलग दिखा 1 डिग्री। तो उसकी रिजॉल्विंग पावर कैसी मानी जाएगी, ज्यादा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा एंगुलर सेपरेशन कम होता जाए किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए तो उसकी पावर बढ़ती चली जाए। क्यों? कम सेपरेशन वाले को वो अलग अलग देख सकता है। तो इसलिए जो पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर, दैट इज इनवर्स ऑफ, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, मिनिमम एंगुलर रिजोल्यूशन, और वी कैन से रिजॉल्विंग पावर is 1 upon delta theta, or we can say this is equal to A upon 0.61 lambda. This is resolving power of a telescope. So resolving power of a telescope is A upon 0.61 lambda. तो resolving power के लिए हमको सिर्फ किसको बढ़ाना है, A, एपर्चर को बढ़ाते जाना है, बस। इसका डेरिवेशन कोई खास बड़ा नहीं है, आप लोग उसको कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिफ्रैक्शन में A थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन A। ये थीटा हमने वहां पढ़ा था, ये A है और
ये थीटा है, ये फर्स्ट डार्क यहाँ पर बनता है, ये थीटा है, और यहाँ पर हमने अगर एक लेंस लगाया है तो यही क्या है इसकी फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी। तो ये जो थीटा बनता है, दिस थीटा, यहाँ पर हमने एक लेंस रखा और इसने जाकर यहाँ पर मिलाया, तो F इज इक्वल टू डी के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला बन गया F इंटू ये छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा। चलो उसको छोड़ो। ऑब्जर्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप, एक अच्छा माइक्रोस्कोप आप देखेंगे जिससे आप काम करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, हमने सिर्फ उसका प्रिंसिपल पढ़ा है। उस प्रिंसिपल में क्या देखा था, दो लेंस होते हैं, सामने वाले लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। वही ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है और दूसरा लेंस को उस इमेज को बड़ा कर देता है, सिर्फ मैग्नीफाई करता है, लेकिन एक्चुअल इमेज बनाने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव में इमेज को ऐसा बनना चाहिए कि उसकी एक एक लाइन सेपरेट हमको दिखे और उसमें सेंट्रल मैक्सिमा का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका, ये उसका साइड व्यू हमने देखा, ये ट्यूब है जिस ट्यूब में माइक्रोस्कोप को हाउस किया गया, जिसमें उसको रखा गया है, ये ट्यूब, ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरफ कौन है, आईपीस। यहाँ पर जो हम माइक्रोस्कोप लैब में देखते हैं, अच्छे माइक्रोस्कोप, उसकी लेंथ यही खत्म नहीं होती, इससे थोड़ा सा और आगे आती है इस ट्यूब की, और यहाँ लास्ट में आकर यहाँ पर एक प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है, दिस इज ग्लास। हमको ये इंस्ट्रक्शन होता है कि इस ग्लास के साथ क्लोजेस्ट उस ऑब्जेक्ट को रखिए जिसको हमने देखना है, यहाँ इसके अंदर नहीं जा सकते। ओके, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं देखने के लिए, इसके पास में ये वाली ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई लिक्विड भरा है, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। और इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। ओके, ये यहाँ पर भरा होगा, उसके ऊपर ये लेंस होगा, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जब हमको बड़ा होकर दिखेगा तो इसकी ब्राइटनेस का क्या होगा, कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, राइट, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों, पहले इतने से एरिया से 1000 रेज निकलती थी, अब हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, अब इतने से 1000 निकलती हैं, तो हर इतने में 10 निकलती हैं, तो ये हमको कैसा दिखता है, डार्क। अब हमको डार्क ना दिखे, हमको ब्राइट दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, या माइक्रोस्कोप के साथ ऐसे बल्ब मिलते हैं, अच्छे माइक्रोस्कोप के साथ बल्ब की फिटिंग आती है, या फिर हमारे पास अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है तो हम इसको विंडो के पास ले जाके काम करके देखते हैं ताकि लाइट वहां से ज्यादा आ जाए नेचुरल। इस तरह से यहाँ पर लाइट आती है, ये जो लाइट इस पर आएगी, इस लाइट की कुछ वेवलेंथ रहेगी लैम्डा। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हैं, तो हमारा आंसर है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है फोकल लेंथ से थोड़ा सा बाहर, फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर, ताकि उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बने। ये माइक्रोस्कोप की सेटिंग है, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, कम से कम फोकल लेंथ के बराबर, ताकि ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखेंगे, फोकल लेंथ से दूर। ठीक है, इसलिए ये फोकल लेंथ के बराबर होता है। अब यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो इसके बीच एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नाउ वी कैन से इट इज बीटा।
ओके, ये इसका एपर्चर है, ये एंगल बीटा है, इतनी सारी चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका मिनिमम डिस्टेंस, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये उसको सेपरेट हमको दिखाए। सेपरेट दिखाने का फंडा आप समझ चुके हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसके लिए हमारा फॉर्मूला है फॉर द मिनिमम डिस्टेंस डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। ये उसमें भी था और इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें नीचे आ जाएगा 2 म्यू साइन बीटा, 2 म्यू साइन बीटा। तो ये इसका डी मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन। मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन। ये बताइए, ये डिस्टेंस मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस है या उन दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में डिस्टेंस है? दोनों का आपस में। हाँ, ये जो दो दिख रहे हैं इनका आपस में डिस्टेंस। अगर आपको ये दो नहीं दिख रहे हैं तो मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कैमरा है या जिसमें आप देख रहे हैं, उसका रिजोल्यूशन कम है। इसलिए तो नॉर्मली मेरे को कई बार वीडियो वाले स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आती है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए क्योंकि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। जैसे एक डायग्राम हमने बनाया और उसमें छोटा छोटा लिख दिया, ये ए है, आप यहां से देख सकते हैं, पर इसका रिजोल्यूशन पावर हो सकता है इतना अच्छा नहीं हो, तो वो स्टूडेंट इसको ए नहीं समझ पाए। तो इसीलिए हमको बड़ा लिखना पड़ता है सो दैट दे कैन रिजॉल्व इट। तो अगर वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सो दिस शोज दैट देयर इज ए रिजोल्यूशन पावर व्हिच मैचेस दिस सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस। समझ आया? तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कम होने से पावर ज्यादा होगी या ये डिस्टेंस ज्यादा होने से पावर ज्यादा होगी? नहीं, हाँ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, आप इसको सेपरेट देख सकते हैं, कम करूंगा तो नहीं देख सकते, लेकिन दूसरा आदमी इतना कर देता हूं तब भी इसको सेपरेट देखता है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस कम होता जाएगा और हम इसको सेपरेट देख पा रहे हैं तो हमारी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो रिजॉल्विंग पावर और मिनिमम डिस्टेंस, इसका कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू, इसको 1/d मिनिमम, दिस इज इक्वल टू 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। ओके, ये जो रिजॉल्विंग पावर का इसका फॉर्मूला आया, इसमें ये देखिए और बताइए किस किस पर डिपेंड करता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए? कम की ज्यादा? ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। एक चीज। दूसरा बीटा, ये जो म्यू साइन बीटा है इसका हमने एक नाम दिया, मैन्युफैक्चरर इसको मेंशन करते हैं, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एपर्चर। ऑप्टिकल एपर्चर क्यों? क्योंकि आपने वो जो फॉर्मूला देखा था टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या था? A upon 1.22 लैम्डा। ये देखो
1.22 लैम्डा, 1.22 लैम्डा, 2 ये क्या चीज थी? एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप। इसलिए इसको क्या होना चाहिए? एपर्चर। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एपर्चर, ऑप्टिकल एपर्चर। समझ में आया? इससे मैच करने के लिए, ये वाले एपर्चर से मैच करने के लिए, ठीक। तो ये है इसका फॉर्मूला। दिस इज म्यू साइन बीटा इज नोन एज ऑप्टिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये आप याद रखेंगे, ये 1 मार्क क्वेश्चन में कभी आता है, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें क्या फोकल लेंथ आती है? तो आंसर है यस, फोकल लेंथ आती है, क्योंकि साइन बीटा, अगर आप इसका साइन निकालेंगे तो साइन कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ऐसा मान लीजिए, हाँ ये, तो ये क्या चीज है? साइन। इसमें ये क्या चीज है? फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है कि हाइपोटेन्यूस कितना लंबा होगा। तो फोकल लेंथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है अपने आप। सो दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ठीक। तो माइक्रोस्कोप का साइन बीटा बड़ा होना चाहिए। इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बड़ा करने के लिए फोकल लेंथ को छोटा करते जाते हैं। अगर इसको हम छोटा कर देंगे तो हाइपोटेन्यूस छोटा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस छोटा हो जाएगा तो साइन बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। साइन बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। इसलिए माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। सो व्हाट डज इट गिव अस? म्यू शुड बी लार्ज, म्यू शुड बी लार्ज, F should be small, so that sin beta is large. और कौन सा कलर लाइट का कौन सा कलर देना पसंद करेंगे? जिसका लैम्डा कैसा हो? कम लैम्डा किसका होता है? ब्लू का। ब्लू या वायलेट, मतलब वो वाला जो रेंज है, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, वो वाला ब्लू कलर हम यहाँ पर देंगे तो रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा दिखेगा। रेड कलर में उतना अच्छा नहीं दिखेगा। नॉर्मली हम लोग व्हाइट देते हैं। क्यों देते हैं व्हाइट? क्योंकि ये जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कलर हो सकते हैं। अगर हम अपनी लाइट में वो कलर नहीं देंगे तो वो कलर हमको दिखेगा। मान लो इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका कलर येलो है, वो येलो कलर वाला स्पॉट बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसको रिफ्लेक्ट करता है? येलो को। तो येलो हमारी आंख में पहुंचता है और हमको ये क्या दिखता है? येलो। अब हमने लाइट दी है वायलेट, ब्लू, तो ब्लू लाइट देने से इस पर ब्लू लाइट तो इस पे येलो पहुंचा ही नहीं, तो ब्लू को तो ये एब्जॉर्ब कर देता है। तो उस समय इसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई लाइट नहीं, क्योंकि येलो तो हमने दिया ही नहीं। कोई लाइट अगर ये नहीं भेजता है तो हमको ये जगह ब्लैक दिखेगी। एब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक, तो ये हमको ब्लैक दिखेगा। इसीलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं? व्हाइट लाइट पे काम करना प्रेफर करते हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। पर जब इस पर बात आती है कि हमको रिजॉल्व ज्यादा करके देखना है, तो कौन सी फॉर्मूला के अनुसार कौन सी लाइट अच्छी रहेगी? इसी तरह से ये दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, दोनों की रिजॉल्विंग पावर हमने देखी। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये भी कि रिजॉल्विंग पावर एक अलग चीज है और मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने से रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाए ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये रिजॉल्विंग पावर अलग और मैग्नीफाइंग अलग। किसी चीज को बड़ा देखने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग पावर। किसी चीज को साफ देखने के लिए क्या चाहिए? रिजॉल्विंग पावर। तो जब हम अपने कैमरे का मेगापिक्सल बढ़ाते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे होते हैं? रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बढ़ा रहे हैं, चीजें हमको सेपरेट सेपरेट अलग अलग दिखती। तो
रिजॉल्विंग पावर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एपर्चर। एपर्चर दोनों में आया है और ऊपर आया। तो आप जब कैमरा देखते हैं, ये जो कैमरा है, ये कैमरा एक पिन होल कैमरा है और बहुत छोटी सी ओपनिंग है इसमें। इस कैमरे की पिक्चर की क्वालिटी कभी भी वो जो बड़ा वाला कैमरा होता है, प्रोफेशनल कैमरा, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? उसका लेंस आपने देखा है, इतना बड़ा लेंस होता है, ज्यादा नहीं लेकिन इतना बड़ा तो होता ही है। बाकी सब तो उसका वुड रहता है, दूसरी चीजें रहती है, इतना बड़ा होगा। इससे 10 गुना बड़ा होगा। अगर इससे 10 गुना बड़ा होगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर 10 गुना। तो हम फोटो देखकर ही बता सकते हैं कि ये मोबाइल कैमरा से ली गई है कि प्रोफेशनल कैमरा से ली गई। ये फर्क पड़ता है। उस प्रोफेशनल कैमरा में एक एक बार हमको क्लियर दिखता है, रिजॉल्विंग पावर इज सो। इसलिए अगर आपको अच्छा कैमरा लेना हो तो उसका डायमीटर जरूर देखिए। जितना बड़ा लेंस होगा उतने उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। इसमें भी मोबाइल पिक्चर आती है और उसमें भी आती है वीडियो, इसमें भी आता है वीडियो, उसमें भी आता है। लेकिन उसका वीडियो और इसका वीडियो दोनों की क्वालिटी में आप देखिए बहुत अंतर आएगा। इसका वीडियो अगर मैं वहां से लेता हूं तो ये वाले शब्द आप नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर दिखेगा कि ग्रीन बोर्ड है और व्हाइट व्हाइट कुछ है, लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते। और जब तक आप इसका ब्लैक व्हाइट ब्लैक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक अक्षर को पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए रिजॉल्विंग पावर बहुत जरूरी होती है हमारी। अब ये 2 इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक इंस्ट्रूमेंट और है आईज। हमारी आईज में भी रिजॉल्विंग पावर होती है और आईज की रिजॉल्विंग पावर के लिए जो हमको एंगल चाहिए वो इसमें लिखा नहीं है, आप किसी बुक में कंसल्ट करिएगा। बट आई फील इट इज 1 मिनट 1/60 डिग्री। 1 मिनट का हमको सेपरेशन चाहिए ह्यूमन आई के लिए। यानी 2 ऑब्जेक्ट दूर रखे हैं, इन 2 इससे रे आ रही है, इससे रे आ रही है, इसके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 1 मिनट। तब तो ये दोनों हमको सेपरेट दिखेंगे। और अगर 1 मिनट नहीं बनेगा तो सेपरेट नहीं दिखेंगे। अभी आपको इससे और इससे O की दोनों लाइनों से एक एक वेव आ रही है और दोनों के बीच का एंगल 1 मिनट से ज्यादा है, इसलिए आप ये दोनों को देखते हैं। पर अगर मैं इसी O को ऐसा लिख दूंगा तो आपको क्या लगेगा कि ये डॉट है, सर्कल नहीं। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि बीच का जो गैप है वो गायब हो गया और हमको बीच में गैप चाहिए तो ये सर्कल दिखेगा। और अगर ये गायब हो गया तो ये अभी आपको डॉट दिखता है, ये सर्कल दिखता है, डॉट दिखता है। मेरे को यहां से सर्कल दिखता है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों लाइन मेरी आंख पर जो एंगल बनाती है वो 1 मिनट से ज्यादा है, क्योंकि मैं नजदीक हूं। ये यहां पर इसकी 2 लाइनें हैं और ये एंगल बना है 1 मिनट। आप यहां पर बैठे हैं तो ये एंगल दिस इज हाफ मिनट, छोटा हो गया, इसलिए आपको ये दोनों सेपरेट नहीं दिखते। मुझे ये दोनों सेपरेट दिखते हैं और यही चीज इसके लिए है। मैं यहां से इसको पढ़ सकता हूं और आप नहीं पढ़ सकते। समझ आएगा? इसलिए हम लोग दूर की चीजों पे नहीं देख सकते हैं एंड दिस इज ए फैक्ट। इसी ये एक फिक्शन है, शर्लक होम्स की स्टोरीज जो आती हैं उसमें। तो शर्लक होम्स की स्टोरी में एक बार मुकदमा चलता है और उसमें मुकदमे में सबसे सॉलिड चीज जो रहती है वो है आई विटनेस। अगर एक आदमी जाके ये गवाही दे दे कि मेरे सामने ए ने बी को मारा है, मैंने देखा, तो फिर ए का बचना मुश्किल, क्योंकि उसका आई विटनेस है। ऐसा ही एक आई विटनेस का केस आया तो उसमें शर्लक होम्स ने उससे पूछा, शर्लक होम्स का था या पेरीमेसन का मेरे को याद नहीं, उन्होंने उससे पूछा कि जो 2 आदमियों में झगड़ा हुआ, एक की डेथ हुई, वो दोनों आदमी कहां पर थे? आपने देखा उसको, कहां पर थे? तो उसने बताया कि साहब वो सामने जो पहाड़ी है उस पर वो दोनों आदमी उस रोड पे थे। तो बोले अच्छा आप कहां पर थे? बोले मैं उसके सामने वाली पहाड़ी पे था, बीच में खाई है।
तो मेरे को यहां से वो दोनों आदमी दिख रहे थे, ठीक है। जैसे आजकल टीवी में ऐड आता है, दोनों आदमी मुझे दिख रहे थे, तो आपने क्या देखा? बोले मैंने देखा कि एक आदमी ने गन निकाली और दूसरे आदमी को शूट किया, ये मैंने देखा, ठीक है। उसकी गवाही खत्म हो गई। अब उन्होंने बताया, वकील ने ये कहा कि साहब ये जो जहां बोल रहे हैं कि हम यहां खड़े थे और वो दोनों आदमी यहां खड़े थे, दोनों आदमी इतना पास पास खड़े थे, तभी तो उसने गन से मारा। और ये बता रहा है कि दोनों यहाँ पर खड़े थे, पुलिस ने भी देखा यहाँ पर थे। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर, और ये आदमी यहाँ पर था। और इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये वाला जो एंगल है, दिस कम्स टू 1/5 मिनट, 1/5 मिनट, दैट इज 0.2 मिनट, 0.2 मिनट। और ह्यूमन आई 1 मिनट से कम एंगल हो तो रिजॉल्व नहीं कर सकती, वो नहीं बता सकती कि ये दो आदमी है कि एक आदमी है, वो नहीं बता सकती कि किसने गन निकाली और किसको मारा, इसलिए ये आदमी झूठ बोल रहा। और ये फिर उसको टेस्ट हुआ, टेस्ट करके ये पता लगा कि वाकई इतनी दूर से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, टेस्ट की जरूरत नहीं है, इट इज ए नोन फैक्ट कि हमारी ह्यूमन आई 1 मिनट से ज्यादा रिजॉल्व नहीं, 1 मिनट से कम को रिजॉल्व नहीं करता, तो इसलिए मुकदमा उसका खारिज हो गया। सो इट्स ए फिक्शन, बट उसमें फिजिक्स का ये वाला प्रिंसिपल यूज किया गया है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, फ्रेस्नेल's डिस्टेंस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अब हम दोनों तरह की ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो अगर हमें कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट करने हैं तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंसेस, इमेज की चौड़ाई, ये सब बनाने के लिए वेव ऑप्टिक्स को यूज करें या रे ऑप्टिक्स को यूज करें। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि लाइट ऐसे उड़ जाती है, रे ऑप्टिक्स क्या कहती है लाइट स्ट्रेट जाती है। तो जब हम इमेजेस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन खींच के। किसको फॉलो करते हैं? रे ऑप्टिक्स को फॉलो करते हैं। पर हमको मालूम है कि लाइट मुड़ती किनारे से, तो हमको रे ऑप्टिक्स को फॉलो करना चाहिए या वेव ऑप्टिक्स को फॉलो करना चाहिए? तो ये दोनों में ये प्रॉब्लम होता था, पर वेव ऑप्टिक्स को हर जगह आप फॉलो कर नहीं पाए। जैसे हमने लेंस दिया और ऑब्जेक्ट का बोला इसकी इमेज बनाइए, तो हम चकरा जाएंगे कि किस तरह से बनाना है। वेव के हिसाब से इमेज को बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसकी चौड़ाई अलग हो जाएगी, मिनिमा अलग अलग जगह पर बनेंगे, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो कहां पर हमको रे ऑप्टिक्स तक काम करना चाहिए और कितनी लिमिट के बाद वेव ऑप्टिक्स पे काम करना चाहिए, इसके लिए फ्रेस्नेल ने एक गाइडलाइन बनाई छोटी सी। उस गाइडलाइन को समझिए, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वो बनेगी। हाँ, रे ऑप्टिक्स में हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से रे निकलेंगी और इसकी इमेज कहां बनेगी? तो आंसर है ये दोनों ऑब्स्ट्रक्शन है, ये दोनों ऑब्स्ट्रक्शन है। यहां पर ये ऐसा गया और ये यहां से यहां पर इमेज बननी चाहिए, किसके अनुसार? रे ऑप्टिक्स के अनुसार, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स हमने फॉलो की। अब वेव ऑप्टिक्स लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या भेजता है? वेव फ्रंट्स, ठीक है। वेव फ्रंट्स यहां पर पहुंचे और वेव फ्रंट्स ने यहां पर सेपरेट सोर्स बनाए। डिफ्रैक्शन वाला केस आ गया। डिफ्रैक्शन वाले केस में हम क्या देखते हैं कि इसका फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा यहां बना और नीचे वाला
फर्स्ट मिनिमा यहां पर, ये फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, ये हमारा किसका नॉलेज है, वेव ऑप्टिक्स का। तो अगर हम स्क्रीन को सामने लाएंगे तो मिनिमा यहां आ जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि ये वाली वेव ऐसे चलती है, ये यहां से हम इसको आगे करते गए और सेंट्रल मैक्सिमा को देखते चले गए। यहां पर जब हम आते हैं तो हमको सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलता है, फिर यहां पर आते हैं तो हमको सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलता है। इस तरह से ना हमने इसका पाथ ड्रॉ किया, या अपनी कैलकुलेशन करके, कौन सी कैलकुलेशन, लैम्डा डी बाई ए, उससे हमको क्या मिलता है, वाई, उस वाई को हमने कैलकुलेट किया अलग अलग डी के लिए और उसका ग्राफ बनाया। उसका जो ग्राफ बना वो ग्राफ ऐसे बना, सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा हमने लगाया थ्योरी, वेव थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, ठीक है। अब हमने टेस्ट किया कि दोनों में से कौन सी थ्योरी करेक्ट है। यहां पर हमने स्क्रीन को रखा, इमेज हमको यहां से यहां तक मिली। इस ए की इमेज, ये जो ए है, इस विंडो की इमेज हमको यहां से यहां तक मिली, तो ये इसके अनुसार कैलकुलेटेड है, वेव की वेव, ठीक है। फिर हमने इस स्क्रीन को यहां किया तो हमको यहां से लेके यहां तक मिली, अभी भी किसके अनुसार, फिर यहां किया तो वेव, तो ये सॉरी ये ऐसा, हमने इसको और आगे खिसकाया, यहां ले आया स्क्रीन को। अब हमको इमेज कहां मिलेगी, लाइट, यहां से लेके यहां, क्योंकि ये बाहर है, ठीक है। तो लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई, यहां से यहां तक। लेकिन ये इमेज अगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो कौन सी ऑप्टिक यूज करें, रे ऑप्टिक्स यूज करें। यहां पर रे ऑप्टिक्स बाहर वाली इमेज को देखा, ऐसा करते करते ये स्पॉट आया, दोनों, ठीक है। तो फिर से देखो, यहां पर कौन सी, और यहां वेव। जहां पर रे ऑप्टिक्स अपनी वैलिडिटी खत्म कर दी इस जगह पर, और इसके आगे कौन सी ऑप्टिक्स चालू हो गई, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। समझ आया, फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस नोट करिए, यहां से यहां तक इमेज बनेगी रे ऑप्टिक्स की ड्राइंग से, और यहां से यहां तक बनेगी वेव ऑप्टिक्स की ड्राइंग से। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस, वी विल कॉल इट Z, फ्रेस्नेल। Z Fresnel.
है, इस न्यूमेरिकल को बनाइए। इन एन एक्सपेरिमेंट ए इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर की स्लिट बनाई हमने और वेवलेंथ कौन सी ली? 500 नैनोमीटर। सो अप टू व्हाट डिस्टेंस ray optics is valid? Ray optics is valid. तो जब हमसे ये पूछा जाता है अप टू व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, तो हमने क्या निकालना है? Z, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। और इसको निकाल के देखिए कितना आता है। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ZF कितना आ गया? ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर, मिलीमीटर में हमें रखना है। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा 500 इंटू 10 टू द पावर -9। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम टू बी नियरली 18 मीटर। 3 3s are 9, 90 को 5 से डिवाइड किया तो 18, तो ये कितना आ गया? 18 मीटर। इसका क्या मतलब है कि 18 मीटर दूर तक के इमेज हम कैसे बनाने चाहिए हमको? रे ऑप्टिक्स से। और इसीलिए अपनी लैब में, अपनी कॉपी में हम सब इमेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं? रे ऑप्टिक्स से ड्रॉ करते हैं। दैट इज गुड इनफ, वैलिड है, ठीक है। उस समय हम ये वेव ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल उसमें लगाने से बच जाते हैं। दिस इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस इंपॉर्टेंस। क्लास 11 में हम लोगों ने साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा है। लाइट का डॉपलर्स इफेक्ट साउंड के डॉपलर इफेक्ट से थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। क्या प्रिंसिपल है? इफ अच्छा, वेव में एक जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसको हम सब जानते हैं। एक सेकंड में जितनी वेव्स जाएंगी दैट इज फ्रीक्वेंसी। जब कोई दो ऑब्जेक्ट जिसमें से एक सोर्स ऑफ वेव है और एक ऑब्जर्वर ऑफ वेव है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इफ दे हैव ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यानी कोई भी एक दूसरे के नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो ऑब्जर्वर जब सोर्स को देखता है तो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है इसको वो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस नहीं होती, उससे कम होती है या उससे ज्यादा होती है। अगर ये इसके नजदीक जाता है तो फ्रीक्वेंसी कैसी एक्सपीरियंस होती है? मोर। और अगर दूर जाएगा तो लेस। ये हम लोगों ने पढ़ा है। यही डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी है। सो इफ there is one source and one observer, like sun is a source of light and we are the observer, stars are the source of light and we are observer. There may be a relative motion between the two, sun से या किसी दूसरे स्टार से हमारा सन और सन का पूरा सिस्टम, अर्थ, मार्स, सब पूरी सन की फैमिली एक दूसरे सन की फैमिली से दूर भी जा रही हो सकती है, हो सकता है दोनों नजदीक आ रहे हैं, यानी दोनों में एक रिलेटिव मोशन हो सकता है। अगर ऐसा रिलेटिव मोशन होगा तो हम यहां से उसके स्टार की लाइट को देख रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस कितना होगा? वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला बनाया लाइट में। लेट अस से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और पहले लिख लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन source and observer of light,
then frequency experienced by observer is different. This is Doppler's effect. Let the original frequency be new. The difference observed is delta nu. Relative velocity is v. किस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी? सोर्स एंड ऑब्जर्वर. वेलोसिटी ऑफ लाइट c. Then the proportion of v to c. V to c, this gives us proportion of change in frequency to original frequency. This is Doppler's law. This is Doppler's law. What is delta nu? Change in frequency. Change in frequency के लिए हम shift वर्ड भी यूज करते हैं. Difference observed, that is shift in frequency. डेल्टा. अब इसको देखकर हम एक चीज सोच सकते हैं. अगर एक हमारे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, कलर्स में हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी. यस, ये है रेड और ये है वायलेट. ठीक है. अब कहीं से हमको लाइट आती है. अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में खड़े हैं तो वहां से हमको ये लाइट आ रही है, मान लीजिए. अब ये ऑब्जेक्ट अगर दूर जाने शुरू हो गए तो फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. इफ दे आर मूविंग अवे देन ओके. उसको यहां कहीं उसको भी नोट कर लीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग क्लोजर, frequency increase. Moving away, frequency decrease. ओके. अच्छा, अब हमने ये देखा, हमने एक स्टार को देखा, उसका कलर हमको दिखता है मान लीजिए ग्रीन. ओके. थोड़े दिन बाद फिर से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि उससे जो लाइट आ रही है वो लाइट हमको दिखती है यहां येलो. ना
हाँ, violet, indigo, this is blue, this is yellow, this is orange and this is red. जब हम उसको देखते हैं उस स्टार को, तो उसकी लाइट हमको यहां दिखती है। तो जो उसकी ग्रीन लाइट थी वो शिफ्ट हो गई। किस तरफ शिफ्ट हुई? रेड की तरफ या वायलेट की तरफ? रेड की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई कि ज्यादा? कम। फ्रीक्वेंसी कम का हमारा मतलब क्या है? मूविंग अप। मतलब हमारा स्टार उसके स्टार से दूर जा रहा है। हमने स्पेक्ट्रम में देखा, तो स्पेक्ट्रम में देखने से जो मिडिल लाइन है वो कहां पर दिखती है? किस तरफ? टुवर्ड्स रेड। इधर शिफ्ट हो रही है। अगर इधर शिफ्ट हो रही है दैट मींस वी आर मूविंग अवे, और अगर इधर शिफ्ट हो रही है तो वी आर मूविंग क्लोजर टू ईच अदर। तो ये वाला जो शिफ्ट है, this shift is known as red shift। रेड शिफ्ट। और इधर वाला शिफ्ट क्या कहलाएगा? ब्लू शिफ्ट। तो अगर दो स्टार के बीच में किसी स्टार को हम देखते हैं और वो हमको रेड शिफ्ट दिखाता है, व्हाट डज इट मीन? वी आर ऑब्जर्विंग लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द स्टार्स आर मूविंग अवे। इससे हमने रिजल्ट निकाला कि हमारी गैलेक्सी फैल रही है, क्योंकि मोस्टली स्टार्स में हमको कौन सा शिफ्ट दिखता है? रेड शिफ्ट दिखता है। मिडिल येलो पे नहीं दिखता, रेड की तरफ। एंड रेड मींस व्हाट? वी आर मूविंग अवे। ठीक है? तो जो शिफ्ट हम, जो येलो लाइन हमको बीच में दिखनी चाहिए थी, ये सेंटर की या लाइन येलो होती है, तो वहां से जब लाइट हमको आती है तो वो यहां जाती है। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इसके मैचिंग होती है, ऑरेंज के करीब। और जितना ये इधर शिफ्ट होता जाएगा उसका मतलब क्या है? उतनी तेजी के साथ हमें एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो मोस्टली स्टार्स में हमको क्या दिखा? रेड शिफ्ट। इससे रिजल्ट क्या निकला? That we are moving away from each other। अब सभी स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, that means galaxy is expanding। तो पहले फिर कहाँ रहे होंगे वो? नजदीक, तभी कभी फैल रहे। उसके और पहले और नजदीक, उसके और पहले और नजदीक, यानी एक ही में रहे होंगे। इसलिए इस गैलेक्सी की लाइफ निकाली गई कि इतने करोड़, इतने अरब साल पहले ये पूरी कैसी थी? वन। अब अगर वन थी तो ये ऐसे क्यों हो रही है, फैल क्यों रही है? तो उसके लिए हमने सोचा कि एक छोटी सी चीज में से बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं और ऐसे फैलते हैं। ये कब होता है? जब बॉम्ब फूटता है, देयर इज ए ब्लास्ट। अब इतना सारी चीजें, इतने सारे स्टार एक ही जगह पर थे और ऐसा ब्लास्ट हुआ और सभी स्टार दूर जा रहे हैं। ये कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को हमने ओरिजिनेट किस फिनोमेना से किया? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। और रेड शिफ्ट किस पर बेस्ड है? डॉपलर्स फॉर्मूला। समझ आया कि अभी अगर स्टार दूर जा रहे हैं तो पहले भी दूर जा रहे थे, तो जरूर ही एक ही जगह से स्टार्ट हुए होंगे, तभी तो दूर जा रहे हैं। सो दिस इज फिनोमेना ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट के लिए हमसे एग्जामिनेशन वैल्यू इसकी क्या है? एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट, तो हमको इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसका फॉर्मूला लिख देना है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके हमको डाटा दिए जाए, इतनी वेलोसिटी से दो स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और येलो कलर की लाइट में कितना शिफ्ट हो जाएगा, जो लाइट हमको दिखेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हम क्या करेंगे? c की वैल्यू अपने मन से रखेंगे, 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या मिलेगा हमको? उस डेल्टा न्यू को इस न्यू से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? जो लाइट हमको अपीयर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ आया?
तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज